हम्म हम्म, हम्म। पेन टू शुगर देखें, नाइट्रोजन बेस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो ऑक्सीजन है, बाकी सब जगह पे क्या है, कार्बन होगा इसमें ना। तो इसमें अब एक नंबर से, जैसे एक नंबर हम कहाँ से करें, जैसे मान लो हमने ये वाला कार्बन जो है एक नंबर का मान लिया इसमें ना, तो ये 2 3 4 और 5वें नंबर का होता है इससे बाहर। ये हो गई आपकी पेंटोज शुगर। जैसे अब यहाँ पर लगा होगा ओ एच, हाइड्रोजन को मैं नहीं दिखा रहा हूँ इसमें ना, ऐसे ओ एच ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इस 2 नंबर पे ओ एच लगा हुआ है तब तो ये हो जाता है राइबोज शुगर। अभी इसका नाम क्या है, और इस 2 नंबर की पोजीशन से हम इस ओ एच को हटा दें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ ऐसे दिखेगी। इसको अब हम क्या नाम देंगे बताओ, 2 डीऑक्सी। 2 नंबर से क्या हट गया है, ऑक्सीजन हट गया है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो आपके आरएनए में तो ये वाली शुगर मिलती है राइबोज शुगर, और डीएनए में कौन सी मिलती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो कौन से नंबर से ऑक्सीजन हट जाता है, 2 नंबर की पोजीशन से हट जाता है ना। तो ये 1 नंबर की पोजीशन, ये 2 3 और ये 4 और ये 5th नंबर। तो ये होगी आपकी राइबोज शुगर। इसको हम पेंटो शुगर क्यों नाम दिया हमने, क्योंकि ये 5 कार्बन है इसमें है ना, इस वजह से हमने इसको पेंटो शुगर नाम दिया है। और जो 6 कार्बन वाली शुगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज शुगर बोल देते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, कुछ भी हो सकता है ना उसमें। तो ये तो होगी आपकी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। कभी कभी क्या होता है, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है इसमें, इस जगह से भी, इससे तो ऑक्सीजन निकली है, इससे भी हम ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई डीऑक्सी राइबोज शुगर। 2 3 डाई डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये अभी हम पढ़ेंगे, ये जैसे हम सेंगर की चेन टर्मिनेशन मेथड आएगी है ना, जिसमें हम डीएनए का सीक्वेंस पता करते हैं, तो उसमें यही वाला न्यूक्लियोटाइड अपने काम में आएगा, जिसमें कौन सी शुगर होगी, 2 3 डाई डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये तो नॉर्मली अपनी शुगर हो गई। अब इस शुगर को अगर हम नाइट्रोजन बेस के साथ में अटैच कर दें तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। तो अभी नाइट्रोजन बेस अपने पास में देख लिया हमने, और पेंटोज शुगर भी अपने पास में अवेलेबल है। अब इन दोनों को जोड़ के हम क्या बनाने वाले हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाने वाले हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक नाइट्रोजन बेस ले लेते हैं कोई भी। तो जैसे ये हमने ले लिया, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको इधर। यहाँ से क्या करोगे आप, कार्बन को हटा दो और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया है साइटोसिन ले लिया मान लो है ना हमने, तो कौन से नंबर का कार्बन होगा ये वाला, 1, इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर वाला है ना। और एक राइबोज शुगर बना लो।
ये तो अपनी होगी राइबोज शुगर, और यहाँ पे एच होगा ना, नाइट्रोजन बेस और राइबोज शुगर, इसका नाम तो है साइटोसिन, और इसका नाम है राइबोज शुगर। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है बस। तो जोड़ने के लिए ये जो इसका तो फर्स्ट नंबर वाला नाइट्रोजन और इसका फर्स्ट नंबर वाला कार्बन, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे एक बॉन्ड बनाने में। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ से तो OH और यहाँ से H ये रिलीज हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा ना। तो यहीं से निकाल देते हैं इसी स्ट्रक्चर में ना। तो यहाँ से तो क्या निकल गया बाहर, OH, और इस जगह से क्या निकल गया बाहर, H, और ये एक नया बॉन्ड बन गया। क्या बाहर हो गया यहाँ से, मतलब कुल मिला के ओवरऑल H2O बाहर निकल गया, लेकिन एक नया बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। तो इस बॉन्ड को क्या नाम दें अब, क्या नाम दें बताओ। इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और पूरा नाम होता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो किस किस के बीच में बनता है ये, साइटोसिन नहीं, मतलब कोई सा भी नाइट्रोजन बेस हो और एक राइबोज शुगर हुआ ना, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें ना, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एक तो होती है अपनी राइबोज शुगर, और एक क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। इनके बीच में ही तो बनता है। तो राइबोज शुगर का तो हमेशा फर्स्ट नंबर का कार्बन, इसका तो कौन सा रहेगा, मान लो इधर लिख देते हैं 1 कार्बन, और इसका कौन सा रहेगा, फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन। और किस किस के बीच में बन सकता है ये, अगर नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन है तब तो फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में। अगर नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है तो फिर प्यूरिन का कौन से नंबर का होता है नाइट्रोजन, ये 9 नंबर वाला होता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या तो 1C1N के बीच में बनेगा या 1C9N के बीच में बनेगा। तो पिरिमिडिन के केस में तो 1C1N और प्यूरिन के केस में 1C9N, क्योंकि 9N वाला जो है वो पिरिमिडिन में तो मिलता नहीं है, वैसे भी वो ओनली प्यूरिन में मिलता है। तो 9N तो आपको पता है प्यूरिन के साथ में रहेगा, और पिरिमिडिन में 1N 1C रहता है। समझ में आ गए। तो ये तो था बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम शुगर को थोड़ा सा और देखें, जहाँ से अपने नेट में क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन अपना बनता है शुगर पकरिंग से। शुगर पकरिंग से अपना क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब शुगर पकरिंग क्या होती है, जैसे अभी हमने शुगर की स्ट्रक्चर देखी, ये शुगर की स्ट्रक्चर होती है ना, 1 2 3 4 और 5 ऐसे स्ट्रक्चर हो गई। तो अभी आपको लग रहा है कि ये सारे जितने भी कार्बन हैं शुगर के सब एक ही प्लेन में हैं, ऐसे ही लग रहा है देखने में आपको, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो शुगर के जो कार्बन होते हैं, शुगर कार्बन नॉट प्रेजेंट इन सेम प्लेन। प्लेन की स्पेलिंग क्या होती है, PLAIN, ये वाली होती है, हाँ एरोप्लेन वाली तो नहीं है ये, सेम प्लेन है ना।
दिस नॉन प्लेनरिटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसी नॉन प्लेनरिटी को? शुगर पकरिंग बोलते हैं। मतलब शुगर के सारे कार्बन जो होते हैं वो एक सेम प्लेन में नहीं होते हैं, इसी को हमने क्या नाम दिया है? शुगर पकरिंग। अब ये शुगर पकरिंग जो है ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी एनवेलप, ये नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये वाला, और दूसरी होती है ट्विस्टेड। तो ये एनवेलप और ट्विस्टेड क्या होती है इसको समझते हैं पहले अभी। तो ये मैं कागज पे लाया हूँ ना, ये आपको दिख रहा है सब ऐसे कैसी है ये? अब देखो अभी हमने देखा था जैसे ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, इसके साथ में तो नाइट्रोजन बेस अटैच रहता है, अभी हमने अटैच करके दिखाया ना इधर, ये रहा। तो फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के साथ में तो ये नाइट्रोजन बेस अटैच है। ये 2 नंबर वाला कार्बन हो गया, ये 3, 4 और इसके साथ में ये 5C, इसके साथ में अभी हम फॉस्फेट अटैच करेंगे ना जब न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तब। अभी तो हमने केवल क्या बनाया है? न्यूक्लियोसाइड बनाया है। इसका नाम आपने लिखा नहीं ना, न्यूक्लियोसाइड। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसाइड। तो ये इस तरीके से हो गया ना, समझ में आ गया? अब अभी इसमें आपको सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, अभी तो है एक प्लेन में, लेकिन सारे के सारे कार्बन एक प्लेन में नहीं होते हैं। अगर कोई कार्बन इनमें से, और ये जो आपको नाइट्रोजन बेस दिख रहा है ना, ये भी ऐसे सीधा सीधा नहीं होता है ना इसी सेम प्लेन में, ये एक्चुअल में ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर रहता है ऐसे। समझ में आ गई बात? मतलब ये ऐसे रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, इस पोजीशन पे होता है ना। नाइट्रोजन बेस ऐसे सीधा सीधा नहीं होगा, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए रहता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये वाली हो गई इसकी, है ना। अब अभी भी आपको सारे कार्बन एक प्लेन में दिख रहे हैं, केवल नाइट्रोजन बेस ही तो अपनी प्लेन से चेंज हुआ है, लेकिन कार्बन भी अपना प्लेन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये 2 नंबर वाला कार्बन है, इस नाइट्रोजन बेस की साइड में ऐसे आ जाए, ऐसे यहाँ से टिल्ट होके 90 डिग्री का एंगल बना ले, और किस साइड में आ गए? जिधर नाइट्रोजन बेस था उसी साइड में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं एंडो पोजीशन। और अगर कोई कार्बन ऐसे नाइट्रोजन बेस के अपोजिट साइड में चला जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सो पोजीशन। दो पोजीशन होती है ना कार्बन की, एंडो और एक्सो। अगर नाइट्रोजन बेस की साइड में ही आ गया कार्बन तब तो एंडो, और नाइट्रोजन बेस के अपोजिट साइड में चला गया है तो एक्सो। अब अगर केवल कोई एक कार्बन ही ने अपना प्लेन चेंज किया है तब तो वो बनाता है एनवेलप स्ट्रक्चर। एनवेलप कब बोलते हैं? जब केवल एक कार्बन अपना प्लेन चेंज करे, और जब कोई 2 कार्बन अपना प्लेन चेंज कर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। तो ये एनवेलप और ट्विस्टेड समझ में आया? तो ओनली सिंगल कार्बन चेंज इट्स प्लेन। ठीक है, इसमें क्या होगा? 2 कार्बन चेंज इट्स प्लेन। इसमें 2 कार्बन अपना प्लेन चेंज करते हैं ना। आपने बचपन में पढ़ी होंगी 12th क्लास में, नौकाकार, कुर्सी, सर्रूपड़ ऐसी पढ़ी थी क्या? चेयर और वो एक नाप वाली, वो यही है वरना एनवेलप। एनवेलप मतलब जानते हो ना, लिफाफा। तो जब एक कार्बन चेंज करेगा तब तो इसमें जैसे हो सकता है ये 2 और 3 नंबर के कार्बन है, यही अपनी पोजीशन चेंज करते हैं ना। तो जैसे इसमें मैंने लिख दिया C2 एंडो, ये एनवेलप बनाएगा ट्विस्टेड, क्योंकि एक ही कार्बन तो अंदर की साइड में आया है। या फिर मैं बोलूं C3 एंडो, ये भी क्या होगा? ये भी एनवेलप बनाएगा। अब इसमें मैं बोल दूं C2 एंड C3 एंडो, अब इसको ये क्या बनाएगा? ट्विस्टेड। इसमें दोनों कार्बन आ गए ना अंदर की साइड में, इसमें तो कोई एक ही कार्बन आया था। या मैं बोलूं C2 एंडो एंड C3 एक्सो, एक तो अंदर आ गया एक बाहर चला गया है, दोनों ने प्लेन चेंज कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्विस्टेड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होती है शुगर पकरिंग। लेकिन यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपका? जैसे जो आपका ADNA होता है, ADNA या फिर RNA, इसमें भी तो राइबो शुगर मिलेगी ना। DNA में भी शुगर मिलती है, RNA में भी शुगर मिलती है। तो इसमें जो शुगर होती है
वो C3 एंडो वाली पोजीशन में रहती है। 3 नंबर का कार्बन अंदर की साइड में आएगा, बाहर दूसरी साइड में चला जाएगा, अंदर की साइड में आ जाएगा, है ना। फिर होता है आपका ये तो नाम सुना होगा ना, BDNA। BDNA में मिलता है आपका C2 एंडो। फिर होता है आपका ZDNA। ZDNA में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, एक तो होता है प्यूरिन वाला और एक होता है पिरिमिडीन वाला। तो पिरिमिडीन में तो मिलती है ये C2 एंडो और इसमें मिलती है C3 एंडो। अब इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इसको रट जाना, और इससे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका होगा ना, इस पे लगा लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात। ADNA में और RNA में तो C3 एंडो, BDNA में C2 एंडो, और ZDNA में अगर प्यूरिन वाला है तो C3 एंडो मिलती है, और पिरिमिडीन वाला है तो C2 एंडो कन्फर्मेशन मिलता है ना शुगर का। तो ये हो गई आपकी शुगर पकड़ेंगे। नाइट्रोजन बेस देख लिया हमने, न्यूक्लियोसाइड देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। तो पहले इतने को बना लो आप। यहीं से है, यहाँ से है। बनाओ इसको। चेंज करें।
चेंज कर ली स्लाइड आपने? ठीक है। ये है ना, आपको याद रखना है। तो शुगर पकड़िंग आई समझ में? शुगर पकड़िंग आ गई समझ में? तो अभी तक अपना देखो, नाइट्रोजन बेस हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, और हमने उसमें शुगर पकड़िंग भी देख लिया ना। अब ऐसे इसमें ये जो बॉन्ड होता है ना नाइट्रोजन बेस और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, तो ये जो कन्फर्मेशन होता है इसका, जैसे अगर ये स्ट्रक्चर इस तरफ रहती है तब तो उसको हम एंटी कन्फर्मेशन बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर ऐसे इसके ऊपर आ जाती है जस्ट, तो इसको सिन कन्फर्मेशन बोलते हैं। एंटी और सिन नहीं, एंटी और सिन दो कन्फर्मेशन होते हैं ना इसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के। तो अगर ये जस्ट इसके ऊपर रहेगा तब तो सिन, और इस साइड में आ जाएगा तो एंटी। एंटी में वैसे आपको होता है ना, ऐसे अपोजिट साइड में रहते हैं ऐसे। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के दो तरीके के कन्फर्मेशन हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें आपका न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोसाइड के बाद में